नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज के इस वीडियो से हम गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल से जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने गुप्त काल से संबंधित प्रमुख तथ्यों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप एक बार अवश्य देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रमुख तथ्यों का वीडियो देखने के बाद यदि आप क्वेश्चन आंसर के वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। पूछा जा रहा है कि मौर्योत्तर काल में हुंडी नामक शब्द का क्या अर्थ होता था। हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र होता था, जो कि व्यापार तथा ऋण के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते थे। ये शब्द भूमि नाप से संबंधित शब्द थे। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदुरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे। ये सब विभिन्न बंदरगाह के नाम थे जो कि विदेशी व्यापार के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसके लेखक हरिसेन थे, इसमें कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। यह कथन सत्य है। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। ये कथन गलत है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम, इसकी रचना विशाख दत्त द्वारा की गई है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। ये कथन सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और वह प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। पहला और तीसरा कथन सही है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा अच्छी थी, परंतु फिर भी पुरुषों से बराबरी नहीं थी। और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं थी, क्योंकि सती प्रथा, बहुविवाह इत्यादि का प्रचलन था। अर्थात इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। प्राचीन कालीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ये कथन सही है। तीसरी शताब्दी के अंत में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। ये गलत है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोन के जया का सिद्धांत ज्ञात था। ये कथन सही है। और 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह कथन भी सही है। 1, 3 और 4 सही है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था अक्षपाद गौतम ने। सम्राट और उपाधि का मिलान करना है। अशोक का उपाधि था प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, यह तीनों चिकित्सा से जुड़े थे। भास्कराचार्य आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं का निरूपण किया गया है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। यहाँ प्रश्न में खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ दोनों पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ खगोल शास्त्री पूछा जाता तो उत्तर होता बराहमिहिर, परंतु आर्यभट्ट एक खगोलविद के साथ साथ गणितज्ञ भी थे, इसलिए इसका उत्तर आर्यभट्ट होगा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका नामक पुस्तकों की रचना की थी। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने शून्य, दशमलव प्रणाली तथा पाई की खोज की थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, जहां से आयात तथा निर्यात दोनों समुद्र के मार्ग से किया जाता था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में हुनों का आक्रमण,
प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, जिससे कि अहिंसा की नीति अपना लेना, ये सब प्रमुख कारण थे। इनमें से कारण नहीं था तो अरबों का आक्रमण, यह गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इलाहाबाद का स्तंभ को ही प्रयाग प्रशस्ति लेख कहा जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। ईसा की 3वीं शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किन पर? हूणों के आक्रमण के कारण रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, जिससे भारतीय व्यापार पर काफी बुरा असर पड़ा। इसलिए भारतीय व्यापारियों ने व्यापार के लिए विभिन्न स्थानों की ओर बढ़ने लगे। इसलिए भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर ज्यादा निर्भर हो गए। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये कथन गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ये कथन सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह कथन भी सही है। तो इसमें केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। यह प्रश्न अभी पहले ही मैंने बताया था। रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि ली, और इसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के जारी करवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक तथा परम भागवत की उपाधि भी ली थी। ये चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही भारत आया था, और इसने अपनी पुस्तक फो की में गुप्त साम्राज्य का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता तथा बाघ गुफा चित्रकारी का विकास गुप्त काल में ही हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता की गुफाओं में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांशतः गुप्त काल से ही संबंधित है। गुप्त काल में सभी प्रकार की कलाओं जैसे वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला में काफी विकास हुआ। इसलिए इतिहासकारों ने गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा है। किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? इसकी जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। इसके समकालीन हूणों का राजा था खुशनवाज। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जिस स्तंभ पर लिखा गया है, उस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया। इस अभिलेख पर मौर्य शासक सम्राट अशोक के बाद गुप्त शासक समुद्रगुप्त के अलावे मुगल शासक जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन मिलता है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश के शासन का काल है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, जिसमें से 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना था, जिसे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसलिए गुप्त वंश का शुरुआत 319 ईस्वी से भी माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी दिया है। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों तथा ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, जिसके कारण सामंती व्यवस्था का विस्तार हुआ। हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। इसकी जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कई परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक कालिदास भी थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके द्वारा कई पुस्तकें और नाटक लिखी गई हैं, जिनमें से अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम,
विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम इत्यादि प्रमुख हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। यह वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक वंश गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो सीरीज के बाद आप कौन सा वीडियो सीरीज शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी साथियों के द्वारा जो सुझाव मुझे मिलेगा इस वीडियो सीरीज के बाद मैं उसी को शुरू करूंगा, इसलिए आप अपना सुझाव कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।